नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन, जो कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, लोकार्पित होने वाली है। और इसमें कारण बने आप, आपकी उदारता, आपका उदार आशय, आपका धन इसमें हेतु बना है। इसी कारण से हम इस गुणायतन जैसी परिकल्पना को, जो दिग्दिगंत तक जैन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने में कारगर होगी, सफल हो पा रहे हैं। आज भी बहुत से भव्य जनों ने ऑनलाइन गुणायतन से संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य किया है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ आपसे निवेदन करता हूं कि उनको उत्साह को दुगुणित करने के लिए प्रकर्ता ध्वनि अवश्य करें। मैं नामोच्चार कर रहा हूं। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती सहिता राजेंद्र अंकल खोपे सांगली महाराष्ट्र से संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान विजय जी जैन, श्रीमती मीना जी जैन, नियति जैन भोपाल एवं श्रीमती रत्ना देवी जैन सोगानी टोंक राजस्थान, ये दोनों संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ उपस्थित हैं श्रीमान देवसेना जी मिश्रा लखनऊ से, शिवसेना जी मिश्रा के पुत्र, वे भी अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके जीवन धन कर रहे हैं। यदि हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव की अभिवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमती इंदिरा जैन, विशाल जैन, गौरव जी जैन जयपुर से। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बीच में गुरुदेव के चरणों के वंदार्थ उपस्थित हुए हैं गुणायतन सर्वजन संरक्षक श्रीमान अनिल जी जयश्री जी सरावगी। वे आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ पंचकर्मा परिषद समस्तों समिति के पदाधिकारियों से, वे उनका सम्मान करके प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रतिष्ठा को बरकरार रखें। आइए श्रीमान अनिल जी जयश्री जी सरावगी, कोलकाता, श्रवण संरक्षक गुणायतन, आइए। और पदाधिकारीगण महिला वर्ग से भी किसी को बुलाने जिससे सम्मान करने में आपको सुविधा हो। महिला वर्ग से पदाधिकारी, महिला वर्ग, उनको बुलाने। हमारे बीच में आज श्रीमान कन्हैया लाल जी शेठी, अनन्य मुनिभक्त भाई जी के नाम से जाने जाने वाले एवं गुणायतन श्रवण संरक्षक, अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए गुरुदेव के चरणों उपस्थित हैं। आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके पंचकर्मा प्रतिष्ठा महोत्सव समिति धन्य होगी। आइए सामने, आइए सामने। महिला वर्ग से पदाधिकारी महिला कोई आ जाए, आ जाइए। श्रीमान कन्हैया लाल जी सेठी, अनन्य गुरु भक्त श्रवण शिक्षक गुणायतन, औरंगाबाद। तालियां लगातार, आपकी तालियां बंद नहीं, लगातार बजती ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो माध्यम बन रहे हैं धर्म के प्रसार के कारण, इसलिए हमारी तालियां लगातार बजती ही रहें। हमारे बीच में आज गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एन.एल. जैन साहब, जिनकी सेवाएं वंदनीय हैं, ऐसे श्रीमान एन.एल. जैन साहब आए, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करके भी पंचकर्मा प्रतिष्ठा समिति अपने आप को हर्षित करेगी। आपकी तालियां इस हर्ष में कारण बनेंगी। इन्हीं के साथ में गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन देहरादून, ट्रस्टी गुणायतन, वे भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मान स्वीकार करके, क्या है जी, प्रद्युम्न। हमारे बीच में गुणायतन के वास्तुविद डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली, वे उपस्थित हैं। आइए, प्रद्युम्न जी भी आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मान करके हर्षित होंगे। हमारी समिति के सभी पदाधिकारीगण आपकी तालियां लगातार इनके साथ सहयोग करेंगी पदाधिकारियों के साथ सम्मान करने में। गुणायतन के ट्रस्टी अनन्य मुनि भक्त राजस्थान कोटा से श्रीमान पदम जी मीना जी जैन भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और पदाधिकारीगण सम्मान करके इनके भावों को वृद्धिंगत करें। प्रमाणिक विद्या प्रमाण संघ गुणायतन के ट्रस्टी
श्रीमान नीरज जी जैन अपनी मातुश्री एवं बुआ जी के साथ यहाँ उपस्थित हैं। वे भी गुरुदेव के चरणों की वंदनार्थ मंच में आए, आशीष प्राप्त करें और सम्मान स्वीकार करके अपने जीवन में ओज भरें। श्रीमान नीरज जी जैन दिल्ली, शीघ्र से आते जाएं। तालियां लगातार बजती रहें, तालियां बंद ना करें। तालियां बजती रहती तो आपको भी अच्छा लगता है, देखने सुनने में अच्छा लगता है। और मैं आप सबको आज परम गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूं, जबकि आप प्रस्तुत होंगे शंकाओं के साथ और गुरुदेव से समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य करेंगे। पहले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमान संजय जी गोधा के नेतृत्व में धनबाद से बहुत सारे लोग गुरुदेव के चरणों में निवेदन अर्पित करने आए हुए हैं। श्रीमान प्रमोद जी अपने स्थान में खड़े हो जाएं सब। प्रमोद जी, सुशील जी बाकलीवाल, प्रमोद जी जैन, नवीन जी गोधा, मनीष जी शाह, मनीष जी झांझरी, मुकेश जी गंगवाल, विशाल जी गंगवाल, विनीत जी जैन एवं सभी महिला वर्ग की सभी महिलाएं, ये सब अपने सामने एक साथ खड़े हो जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। इनके नगर में 19 जून से 25 जून तक पंचग्राम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगी गुरुदेव के सुसानिध्य में। इसके लिए निवेदन करने के लिए ये पूरा दल यहाँ पे आया हुआ है। तालियां बजाएं, इनको उत्साह को संवर्धित करें और ये अपनी बात भी रखेंगे, प्रश्न भी करेंगे। 2 प्रश्न के लिए आपको इजाजत है, 2 प्रश्न आप करेंगे बस। यहाँ सम्मान क्रम चलता रहे, आप अपनी बात रखें, माइक पहुंचाएं। पूज्य मुनि राजों को मेरे परिवार और धनबाद जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। धनबाद में 19 से 25 जून पंचकल्याणक होने का आशीर्वाद पूज्य गुरुवर ने दिया है। सभी से निवेदन है कि आप पंचकल्याणक में आकर धर्म लाभ लें और हमें सेवा का मौका दें। बहुत सुंदर। एक प्रश्न है महाराज श्री कि एक शंका या जिज्ञासा है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री ऋषभदेव भगवान के प्रथम पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये हमारे बहुत से अजैन साथी, हमारे ऑफिस के कर्मचारी लोग भी बोलते हैं। लेकिन आज जब पीछे 500-700 साल का इतिहास है, जो हमारे मुगल पीरियड या अंग्रेज पीरियड में ये भारत से कहीं इंडिया हो गया, तो अब हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने एक मुहिम चलाया कि इंडिया नहीं भारत कहो। तो मेरा यह प्रश्न है या मेरी जिज्ञासा है कि कहीं इसी मुहिम का वो तो अंग नहीं है कि हम पुनः अपने जो खोए हुए अस्तित्व है, जो खोया हुआ भारत है, जो खोया हुआ उसको हम पुनः हासिल कर दें। बिल्कुल 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 सही है। अगर भारत को भारत बनाना है तो पहले हमें भारत को भारत मानना होगा। अगर हम भारत को इंडिया बना देंगे तो भारत कहाँ होगा। इसलिए हमें बिल्कुल अपने मूल संस्कृति की तरफ ध्यान देना चाहिए। भा का अर्थ होता प्रकाश या ज्ञान, जो उसमें रथ है उसका नाम भारत है, जिसने सारे जगत को आलोकित किया। ये तो लोगों ने कब इंडिया बना दिया कोई पता ही नहीं लगा। हमें इसमें व्यापक बदलाव की जरूरत है और न केवल नाम में अपितु अपनी सोच में भी। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन दिल्ली और जयपुर, और तैयार हैं श्रीमान प्रद्युम्न जी जैन वास्तुविद दिल्ली। डॉक्टर प्रद्युम्न जी तैयार रहेंगे दिल्ली से। NL जैन साहब उपस्थित हों। परम पूज्यवर सादर नमोस्तु। महाराज श्री, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक मन भावन या मन भावक या दूसरी सुखदायक। पहली वाली जो होती है उसमें नेगेटिव वेरिएंट्स होते हैं और दूसरे में जो है पॉजिटिव वेरिएंट्स होते हैं। तो महाराज जी तो थोड़ा इसको जो है ना विस्तार से बता दें। फिर से बोलिएगा। महाराज जी, हिंसा 2 प्रकार की दिखती है, मैंने सुना है, देखा, उसमें पढ़ा जो है कि मन भावन और मन भावक, पहली वाली जिसमें कि नेगेटिव जो है वेरिएंट्स होते हैं। दूसरी होती है सुखदायक, जिसमें कि पॉजिटिव वेरिएंट्स होती हैं और जिसके जो है ना वो लगते हैं। देखिए, पता नहीं किस व्याख्या कह रही है। व्याख्या हिंसा तो हिंसा, और हिंसा कतई सुखदायक नहीं होती। मन भावन हिंसा यानी हम जो इरादतन करते हैं, संकल्प के साथ करते हैं। तो संकल्पी हिंसा से बचने का उपदेश हमारे शास्त्रों में है और यही अहिंसा का मूल आधार भी है।
लेकिन जो सुखदायक हिंसा है इसे हम थोड़ी तरीके से अगर बदल दें तो कुछ अर्थों में आपके बातों के प्रति सहमति प्रकट की जा सकती है। तो ये है कि जो हमारे दैनिक दिनचर्या के निमित्त हिंसा होती है वो हिंसा है। एक में हम हिंसा करते हैं और एक में एक हिंसा होती है। हिंसा करना पूरी तरह नकारात्मक है, हिंसा होना समय काल की परिस्थिति, फिर भी वो पाप है, उससे यथासंभव बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों डॉक्टर प्रदम जी जैन, वास्तुविद, दिल्ली, और तैयार हैं डॉक्टर संजीव जी सराफ, डॉक्टर रानी जी सराफ के साथ बनारस से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकर के पंच कल्याणक मनाते हैं, तो उसमें जो मोक्ष कल्याणक है, निर्वाण या मुक्ति, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हुए। तो महाराज श्री, मोक्ष और निर्वाण से पहले केवल ज्ञान होना भी जरूरी है, केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, हम जो 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक मनाते हैं उसमें 4 तो ठीक है वो दिखते हैं, लेकिन गर्भ कल्याणक की तिथि कैसे डिसाइड होती है, पहला। दूसरा महाराज श्री, अभी जैसे तीर्थंकरों के अलावा जम्बू स्वामी हैं, भरत स्वामी, बाहुबली स्वामी या सुदर्शन स्वामी जी का हमने उल्लेख देखा, तो हम इस तरह से औरों के कल्याणक क्यों नहीं मना सकते? देखिए, आपका 2 सवाल है। पहला सवाल आपने पूछा है गर्भ कल्याणक की जानकारी कैसे होती। आपको पता है कि जब भगवान के कल्याणक होते हैं तो 3 लोक में हलचल हो जाती है। जी महाराज श्री। आज आप रात में देखेंगे इंद्र का आसन कांपेगा, आज ही है ना। जब 3 लोक में हलचल होती है तो पता तो अपने आप लग जाता है। यहाँ भगवान गर्भ में आएंगे, इंद्र का आसन कांपेगा, चारों निकाय के देवों में हलचल होगी। तो ये पंच कल्याणक भगवान के होते हैं, कोई साधारण घटना नहीं है, लोकोत्तर घटना है। ये जगत के कल्याण करने वाली और 3 लोक में क्षोभंकरी घटना कहलाती है। इसका आभास तो सबको अपने आप होता है। और जब चारों निकाय के देव भगवान के घर में आते हैं, उस नगर की वंदना करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनके माँ बाप का सत्कार करते, उत्सव मनाते हैं, तो ये तो दुनिया का एक श्रेष्ठतम इवेंट बन जाता है। आज कोई छोटा सा आयोजन होता है, जगत को मालूम पड़ जाता है, तो यहाँ तो 3 लोग के सब प्राणी आकर जिसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही ना पड़ेगा। तो ये अपने आप मालूम पड़ता है। दूसरी बात आपने पूछा, तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य मोक्षगामी महान आत्माओं के कल्याणक हम क्यों नहीं मनाते? मना सकते हैं, पर कितने के मनाओगे? 1, 2, 4 तो है नहीं, अनंत है। तो अनंत है, इसलिए हमने एक व्यवस्था बना रखी है कि हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं। हम जो कुछ भी करें इन 24 तीर्थंकरों के लिए ही करें, उनकी ही वंदना करें, उनकी ही आराधना करें। यदि हम हर किसी की इस तरह से वंदना आराधना करने लगेंगे तो जैन परंपरा का भी वही हाल होगा जो वैदिक परंपरा में बढ़ते हुए बहुदेवतावाद के कारण हुआ। इसलिए हमें अपने मूल आराध्य में ही सबको समाहित मान लेना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित हों डॉक्टर संजीव जी सराफ, डॉक्टर रानी जी जैन, बनारस। तैयार हैं श्रीमती बीना पदमचंद जी जैन, चूना वाले, ट्रस्टी गुणायतन, कोटा। मुनि द्वय के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से सुना था, विभिन्न समाचार माध्यमों से भी ज्ञात हुआ था, भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सलाहें शामिल थी। उनकी प्रमुख सलाह के आधार पर ही देश की विस्मृत होती भाषाएं, जिनमें प्राकृत भाषा भी शामिल है, जिसमें जैन साहित्य निबद्ध है, वह लुप्त होती जा रही है। उसके विद्वान नहीं मिल रहे हैं, छात्रों में भी उसको सीखने में कोई ज़्यादा रुचि नहीं है। तो भारत सरकार ने जो प्राकृत, संस्कृत और पाली भाषाओं के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है और उसको लेकर बहुत कुछ काम भी हो रहा है, तो किस तरीके से हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएं, मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा की नीति में काफ़ी कुछ परिवर्तन किए हैं और उसमें हमारी भाषा को स्थान मिला है। भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है, भाषा संस्कृति की संवाहक है।
अपनी संस्कृति को हम तभी बचा सकेंगे जब हम अपनी भाषा को बचाएं। और इसलिए सरकार ने अपना काम कर दिया, अब जनता को अपना काम करना चाहिए। मैं सभी से कहूँगा कि वे अपने अध्ययन के क्रम में, अपनी शिक्षा में प्राकृत को जरूर लें। बहुत सारे लोग डबल एमए करते हैं, ट्रिपल एमए करते हैं, क्यों ना हम प्राकृत से और जेनोलॉजी से एमए करें। घर बैठे भी ये किया जा सकता है, उन्मुक्त विश्वविद्यालयों से भी है और कई विश्वविद्यालयों से संबद्ध होकर के भी किया जा सकता है। महिलाओं के लिए तो बहुत सुविधाप्रद है, उनको ज़रूर करना चाहिए और मैं चाहूँगा कि पुरुष भी करें। आप जब तक अपनी भाषा को नहीं जानेंगे, संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अरे प्राकृत तो हमारी मूल आत्मा है, हमारा मूल मंत्र प्राकृत में है, हम नमोकार मंत्र प्राकृत में बोलते हैं, तो उसका लाभ सबको मिलते रहना चाहिए। नमोस्तु उपस्थित गुरुदेव। हों श्रीमती बीना जी, परमचंद जी जैन चूनावाले, ट्रस्टी गुणायतन कोटा से। तैयार हैं विद्यमान संघ के श्रीमान नीरज जी जैन, माता जी अनिता जी और बुआ बिंद्रो जी के साथ दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, गुरुदेव, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं, तो उनको तोल के बोलना चाहिए। तो उनको तोल बोल के कैसे बोले, कृपया समाधान रोज करें। तो बोलता हूँ, बोलने के पहले उसके परिणाम को ध्यान में रख लो तो अपने आप तोल बोल के बोलोगे। यहाँ भी तोल के बोल रहे कि बिना तोले बोल रहे? मालूम है कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बोलूँगी तो महाराज जी टोक देंगे, तो बस मैं बोलूँगी तो बवाल होगा, इतना दिमाग में रखो, अपने आप तुल जाएगा। नमोस्तु। आइए श्रीमान नीरज जी, और तैयार हैं श्रीमान अनिल जी जयश्री जी सरावगी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, दो चीजें होती हैं, एक दृष्टि दोष और दूसरा है हमारा नजरिया। गुरुदेव, दृष्टि दोष की तो हम लोग एन कैन प्रकरण शल्य चिकित्सा करा ही लेते हैं, लेकिन हम अपने किए गए नजरिए की चिकित्सा कैसे करें, कृपया समाधान करें। देखिए, दृष्टि दोष को आप सर्जरी करा करके ठीक करते हैं, उसके लिए आप किसी आई सर्जन के पास जाते हैं, और अपने नज़रिए को ठीक करने के लिए भी उसकी सर्जरी कराना है और उसके लिए किसी सदगुरु के चरणों में जाना है, वो तुम्हारी सर्जरी कर देंगे, ठीक हो जाएगा। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान, किसको बोला था? हो गया, अगला बोलो। तैयार उपस्थित हो रिंकू जी पांड्या पटना से। अनिल, हाँ। अनिल जी जयश्री ठसावगी कोलकाता से, और तैयार हैं रिंकू जी पांड्या पटना। एक जगह आ जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शांति धारा करने का क्या लाभ और उस समय हम लोगों को क्या भाव रखना चाहिए? देखिए, शांति धारा हमारी एक विशेष क्रिया है, पूजन की विशेष है, समझ गए? तो पूजा के पूर्व की प्रारंभिक क्रिया में अभिषेक आता है। अभिषेक के साथ जब हम विशेष मंत्रों के माध्यम से प्रभु की आराधना करते हैं तो वो शांति धारा हो। ये हमारे जीवन के अनिष्ट और अरिष्ट के निवारण का एक माध्यम बनता है। शांति धारा के संदर्भ में मैंने अनेक बार विस्तार से चर्चा की, आज संक्षेप में थोड़ी सी बात कहूँगा। शांति धारा का चलन कब से है और शांति धारा का प्रभाव क्या है, इसका अनुमान आप इस बात से अच्छे से लगा सकते हैं। भरत चक्रवर्ती को जब 16 अशुभ सपने आए, उनके फल को जानकर उसका मन उद्विग्न हो उठा, तो उस अपने मन की शांति के लिए उसने कई उपक्रम किए। उसमें शांति अभिषेक का उल्लेख भी आदि पुराण में आता है। इसी प्रकार भगवान के जन्म कल्याण के उपरांत जब जन्माभिषेक हो जाता है तो पुनः इंद्र भी शांति कर्म करता है। ये हमारे प्राचीन आगमों की बात हुई, तब से विशेष रूप से शांति धारा का चलन है। अपने अनिष्ट के निवारण, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की कामना से शांति धारा करना चाहिए। और शांति धारा करने का क्या लाभ है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। गुणायतन कार्यालय से संपर्क कीजिए
और वहाँ अनेक परिवार ऐसे हैं जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं, अनेक ऐसे हैं जो मासिक शांति धारा के पुण्यार्जक होते हैं। उनमें से रैंडम उनकी लिस्ट लीजिए और रैंडम किसी से भी फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भैया आपने शांति धारा कराना शुरू किया, उसके बाद क्या प्रभाव हुआ। 2, 3, 4 को पूछ लेना तो पता लग जाएगा शांति धारा का क्या लाभ है, और सबसे पहले तुम्हारा मन होगा कि मैं भी इसकी शुरुआत कर दूं। समझ गए? इसलिए मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, लेकिन ये आप खुद उसको देख सकते हैं। ये महान पुण्यकारी कार्य है और इसके लिए हमें तत्परता से करना चाहिए। उपस्थित श्रीमान रिंकू जी, विनोद जी, पप्पू जी एक साथ अपना प्रश्न करेंगे और तैयार हैं डॉक्टर KM जी गंगवाल, पुणे। नमोस्तु मासी, नमोस्तु मासी, नमोस्तु मासी। हम लोगों की शंका ये है कि जब किसी पुराने मंदिर को डिमोलिश करके नए मंदिर का निर्माण किया जाता है तो पुराने मंदिर को तोड़ने में समाज का या समिति को कोई दोष लगता है क्या? देखिए 4 बातें। कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। मंदिर तोड़ना पाप है। क्यों? तोड़ने के लिए तोड़ना पाप है। आप अगर अपने मंदिर को तोड़ने के लिए तोड़ रहे हो तो भूल कर ऐसा काम मत करना। आप किसके लिए तोड़ रहे हो? बोलो। हाँ, नए कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बिना तोड़े बिना बनेगा क्या? नहीं महाराज, नहीं। तो आप बनाने वालों में शामिल हो कि तोड़ने वालों में? बनाने वालों में। तो फिर आपको पुण्य लगेगा कि पाप? पुण्य लगेगा। तो दिमाग में ये बातें क्यों लाते हैं? समझ गए? एक जगह एक मंदिर पुराना था, जीर्ण शीर्ण हो गया। पंचायत बैठी कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। रात भर की पंचायत में 3 प्रस्ताव पारित हुए। पहला सर्वसम्मत प्रस्ताव, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। दूसरा प्रस्ताव, चूंकि ये मंदिर प्राचीन है इसलिए इसकी प्राचीनता को बरकरार रखने के लिए इसमें कोई नया मटेरियल न लगाया जाए। ठीक। तीसरा प्रस्ताव, जब तक इस मंदिर का निर्माण न हो उसकी एक ईंट न हिलाई जाए। समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में? बोलो, आ गई ना? जब तक निर्माण ना हो तब तक ईंट ना हिलाई जाए। ईंट हिलाओगे तब तो बनाओगे। बात समझ में आ गई? तो ये डिस्ट्रक्शन है, पर किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन। तुम वैसा निर्माण मत करना जो विध्वंस का कारण हो जाए, और निर्माण करने के लिए विध्वंस है तो स्वीकार्य है। विध्वंस के लिए विध्वंस ना हो, निर्माण के लिए विध्वंस। इसलिए कोई बोले तो कुछ मत सोचना, हम ये डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और भव्य स्वरूप और सबके बीच, पूरी दुनिया के बीच जीता जागता उदाहरण कुंडलपुर के बड़े बाबा का है। बोलो, कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर का दर्शन करके लोग धन्य हो रहे हैं, आंखें धन्य हो जाती है। इतना विशाल दर्शन। हाँ, और वो मंदिर कब बना? जब पुराना मिटाया तब ना, नहीं तो वही तीसरा प्रस्ताव लागू होता तो क्या होता? समझ गए? इसलिए अच्छा सवाल किया है। आप लोग सब मीठापुर मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए लोग हो, पीछे मत देखो। आशीर्वाद दीजिए महाराज। पूरी समाज संकल्पित है और मैं तो चाहता हूँ जल्दी ही उस कार्य की शुरुआत कर दीजिए जैसा आप लोगों का संकल्प है।
और उस कार्य को इतनी तीव्र गति से मूर्त रूप दीजिए जिससे कि वो एक मिसाल बन सके। नमस्ते महाशय। उपस्थित हो श्रीमान KMG गंगवाल पुणे से। तैयार रहें पत्रकार प्रवीण जैन अपने व साथी तिलक, प्रवीण, ऋषभ, योगेश, अरविंद, रिंकू, टिंकू, शशि, आशीष के साथ। गुरुवर आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी चौबे आ चुके हैं। उनका सम्मान करने के लिए पदाधिकारी पहुंचे हैं। उन्हें ससम्मान मंच में लेके आए। श्रीमान अश्विनी जी चौबे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत सरकार। डॉक्टर साहब बोलिए। आप लोग जाइए। श्रीमान राणा जी, विमल जी, अशोक जी छावड़ा, विमल जी राजा सब अपने टीम के साथ पहुंचे और मंत्री जी को सम्मान मंच में लेके आए। बोलिए KMG गंगवाल साहब बोलिए। आ जाने आने दो उनको। ओ बोलिए संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज गुरुदेव की वंदना उपस्थित हो रहे हैं डॉक्टर श्रीमान अश्विनी जी चौबे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत सरकार। अब तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए लगातार। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आज गुरुदेव के चरणों में अपनी वंदनार्थ पहुंचे हुए हैं और हम सबको एक प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे हमें गुरुओं की वंदना करनी चाहिए, कैसे गुरु से प्राप्त करने का उद्यम करते रहना चाहिए। इसके मिसाल श्रीमान अश्विनी जी चौबे हमें प्रदान कर रहे हैं। राणा जी बिराजी। सम्मान करने के लिए श्रीमान विमल जी राणा साहब अपनी कमेटी के साथ अश्विनी चौबे जी का सम्मान करेंगे। श्रीमान विमल जी राणा पद्मश्री विभूषित जैन समाज के गौरव और पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान विमल जी राणा साहब सम्मान करेंगे अपने साथियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ। आइए, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। आइए आप साथ, आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में प्रतिष्ठित हुआ है जो भारत सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में पदस्थ हैं। आज जिन्होंने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में आकर अभिनंदन करने का भाव बनाया और यहाँ तक पहुँचे। आपकी तालियां लगातार इनके अभिनंदन में बजती रहनी चाहिए। हम अभिनंदन करते हैं ऐसे श्रीमंत का। और महिला सम्मान के लिए महिला पदाधिकारीगण श्रीमती संगीता जी सेठी हजारीबाग में आए और सम्मान करके इस सम्मान के क्रम को गति प्रदान करें। श्रीमती संगीता जी सेठी हजारीबाग, पायल जी सेठी हजारीबाग में भी आ जाएं। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व के सम्मान हम कर रहे हैं। श्रीमान विमल जी राजा जो दिगम जैन समाज के गौरव हैं, पद्मश्री विभूषित हैं, सम्मान करते हुए श्रीमान अशोक जी छावड़ा साहब भी सम्मान कर रहे हैं। श्रीमती संगीता जी, श्रीमती पायल जी सम्मान करके इस सम्मान के क्रम को गति प्रदान करके हम सबको एक मार्ग सुझा रही हैं। और अब मैं गुरुदेव के करकमलों से आपकी लगातार तालियां बजती रहें। बहुत अभिनंदन के क्षण और भी शोभायमान होंगे। मंत्री जी, श्रीमान अश्विनी जी चौबे साहब, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति भारत सरकार, गुरुदेव करकमलों से साहित्य ग्रहण करते हुए
लीजिए। विराजिए। 24 निवेदन की सादर स्थान ग्रहण करें और अपने उद्बोधन के साथ उद्बोधन। हाँ, श्रीमान के एम गंगवाल जी अपनी बात पहले प्रस्तुत करें। प्रश्न कीजिए। श्रीमान के एम जी गंगवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और इसके पश्चात विमल जी राणा साहब मंत्री जी का परिचय देंगे। आप बोलिए। गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज का सवाल है, मैं एक डॉक्टर के नाते आपके चरणों में रख रहा हूँ। वैसे मैं सभी संप्रदाय जैन के सभी आचार्यों और मुनिराजों का डॉक्टर हूँ, क्योंकि शुद्ध दवाइयाँ देना मैं एलोपैथी होने के बावजूद भी मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि मुनिराजों में वो श्वेतांबर में ज़्यादा, स्थानकवासी तेरापंथी में ज़्यादा है, 50 से % ज़्यादा मुनिराज आज बीमार है। उनकी बीमारियों की वजह से उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है और एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। गुरुवार, मैंने देखा है कि उनके बदन में आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब कम हो रहे हैं। गुरुदेव, एक डॉक्टर के नाते मैंने सोचा और इस पे रिसर्च किया है और इसका एक उपाय है वो ब्लैक गेहूं का उपयोग करना। गेहूं सभी साधु यूज़ करते हैं। एक नया वेरिएंट है जो काला गेहूं कहते हैं। मोहिली यूनिवर्सिटी जो पंजाब की है, उन्होंने उसका पेटेंट भी ले लिया है, डेवलप भी किया है। हमारे जैन आगम में, आयुर्वेद में इसका जिक्र भी किया है, मगर बाद में ये गेहूं लुप्त हो गया था, ये गेहूं लुप्त हो गया था। गुरुवर, आप वापस इसका प्रोडक्शन चालू किया है। एक डॉक्टर के नाते मैंने, मेरी छोटी सी खेती है, वहाँ अहिंसक ढंग से ये ब्लैक गेहूं भी पैदा किया है और 5 महीने के मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा सिद्ध हुआ है कि ये सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा 10 गुना ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें ग्लूटेन नहीं है, ये डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, इससे कैंसर प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो गुरुदेव, मैंने सोचा कि आपके मंच से हज़ारों लोगों तक से संदेश जा सकता है, तो इसके बारे में हम जागे और सेहत अच्छी रखने के लिए, मुनियों की और त्यागियों की भी सेहत अच्छी रखने के लिए क्या किया जाए, इसका भी आप मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को डॉक्टर साहब ने आज उपस्थित किया है। सेहत के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन दिनों लोगों में बहुत जागरूकता आई है खान पान के प्रति भी, क्योंकि पिछले दिनों जब से हरित क्रांति हुई तब से पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद, इनके अंधाधुंध प्रयोग के कारण अनाज अब अनाज न रह करके जहर बन गया। लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और अब जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाने लगा। शासन के स्तर पर भी ऐसे बहुत उपक्रम चलाए गए जो बहुत अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं। और इन दोनों एक बड़ा परिवर्तन ये भी आया कि हम गेहूं आदि का उपभोग करने की जगह परंपरागत मोटे अनाज का सेवन करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आज जिसे गरीबों का भोजन कहा जाने लगा था, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, ये रागी, इसे गरीबों का भोजन कहा जाने लगा था, अब अमीर लोग बड़े ठाठ से खाने लगे हैं और ये लोगों की सेहत पर उसका असर भी दिख रहा है। आपने काले गेहूं की बात की, बिल्कुल सही की है। अभी एक युवक जो स्वदेशी पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने भारतीय बीजों में कई ऐसे बीजों की बात की, जानकारी दी जिसमें बहुत उत्तम किस्म के बीज थे जो आज लुप्त हो गए। उसने एक गेहूं ऐसा दिखाया जिसमें एक बाली में 2 दाना होता और बड़े बड़े, उसका टेस्ट ही अलग। काला गेहूं भी बहुत गुणकारी है और ये हमारे भारतीय मूल का था। वर्तमान में जो गेहूं है इसमें हमारे मूल बीज नहीं है और इसमें ग्लूकोटिन की मात्रा अधिक होने के कारण वो हमारे लिए नुकसानदायी भी ज़्यादा साबित हो रहा है। इसलिए अब लोग गेहूं का परहेज करने लगे हैं। मैं खुद पिछले 8-9 महीने से गेहूं का सेवन नहीं करता, मैं ज्वार बाजरा में ही ज़्यादा खुश रहता हूँ, तो ये लोगों के लिए, और मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादा सेहतमंद है। तो ये प्रयोग करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस तरह के अनाज के उत्पादन में भी किसान को कम श्रम करना पड़ता है। ये कम पानी के अनाज है, ये हमारी मिट्टी के अनुकूल है, ये हमारी जलवायु के अनुकूल है और ये हमारे शरीर के भी अनुकूल हो गए, क्योंकि हम जहाँ उत्पन्न हुए हैं वहीं का अन्न हमारे शरीर को लगता है। तो वो अगर शुरुआत की जाए
तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और हमें इस दिशा में बहुत जागरूकता लाने की ज़रूरत है। किसान भाइयों के बीच भी जागरूकता की आवश्यकता है। गुरुवर, ये ब्लैक गेहूं में ग्लूटेन नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ग्लूटेन नहीं, ग्लूटेन जो शरीर को नुकसान करता है, जिसके वजह से आज सारे डॉक्टर कहते हैं गेहूं का इस्तेमाल कम कर दो। ये ब्लैक गेहूं में बिल्कुल ग्लूटेन नहीं है, बिल्कुल ग्लूटेन नहीं है। आइए श्रीमान पद्मश्री विभूषित विमल जी रारा अपने मंत्री जी का परिचय देने के लिए, और उसके पश्चात मंत्री जी अपना अभिवादन देंगे और प्रश्न भी करेंगे परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिन समाधान प्राप्त करने के लिए। माइक दीजिए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे बीच श्री अश्विनी कुमार चौबे, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आप राज्य मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट प्रभार है आपका। हम सब यहाँ जितने भी जैनी बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा जैनी हमारे चौबे जी न प्याज लहसुन तक आप प्रयोग नहीं करते हैं। जमाने से पूरे घर के लोग भी उसी ढंग से पल्लवित और पोषित हुए हैं। आज सामाजिक जीवन में आपका बहुत बड़ा नाम है। आज पूरे देश भर के अंदर पिछले 18 महीनों से 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाना, उनके घर तक पहुंचना, ये आप ही के नेतृत्व में हो रहा है, एक बड़ी बात है। इसके अलावा भी आपका सामाजिक के हर अच्छे कामों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये कहिए कि पिछली बार जब यहाँ बद्रीनाथ में खूब बड़ा एक क्या कह सकते हैं भूचाल आया था, उस समय आप सब लोग जो है बहुत बुरी स्थिति में लगा था कि पूरा परिवार ही समाप्त हो जाएगा। परिवार के बहुत सारे लोग आपके चले गए, परंतु प्रभु की कृपा से, समाज के आशीर्वाद से आप और आपका पूरा परिवार बचा। हम सब लोग आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं और गुरुवर से के चरणों में हम चाहते हैं कि उनको बढ़िया से बढ़िया आशीर्वाद मिले। आप पूरी तरह शाकाहारी हैं और जब मंत्रालय को आपने पकड़ा तो उस समय रोज़ खाओ अंडे का जो प्रचार शुरू हुआ था, उस प्रचार को इन्होंने ब्रेक लगा दिया कि नहीं, रोज़ स्वस्थ खाना खाओ। उसकी भाषा आपको बता पाएंगे। मैं चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि गुरुवर के चरणों में अपनी बातों को रखें। आइए श्रीमान अश्विनी जी चौबे साहब अपनी बात, अपना दिशाबोध देने के लिए जनसमूह को, और साथ ही अपना प्रश्न भी करेंगे आप आज गुरुदेव के श्री चरणों। श्रद्धे परम पूज्य गुरुवर आदरणीय प्रभांश सागर जी महाराज, श्रद्धे अरहर सागर जी महाराज गुरुवर, उपस्थित हमारे सभी इस प्रसाल में भक्तजन, हमारी मातृशक्ति, सभी बंधु बांधव भगिनी, सभी साध्वी और हमारे पत्रकार मित्रों, हमारे परम स्नेहिल बंधुवर श्री विमल जैन जी, पद्मश्री की उपाधि से भारत सरकार ने आपको नवाजा है। मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके सामाजिक प्रतिष्ठा, इनके सामाजिक कार्य और विशेष करके गुरुवर का आशीर्वाद इनको फलीभूत हो रहा है।
इसमें कहीं दो मत नहीं। मैं थोड़ा विलंब से पहुंचा। मैंने सोचा था कि आज पूरा गुरुवर के इनके चरणों में लगातार शुरू से लेकर अंत तक आशीर्वाद लूँगा, और बहुत सारी बातें जो अंतिम में मैंने डॉक्टर साहब का पूना से आप आए और इन्होंने जो अच्छी बातें कही, ऐसे और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने बताया होगा और गुरुवर ने मार्गदर्शन दिया होगा, मैं उससे वंचित रह गया। सचमुच ये मनुष्य का जो शरीर है ये पंच तत्व से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित यह अधम शरीरा। यह ना मनुष्य का शरीर जो पंच तत्वों से निर्मित है, उन पंच तत्वों की रक्षा करना ये हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। बिना वायु का कोरोना के कालखंड में हम सब लोगों ने इसको देखा है, भुगता भी है, और कई अपने प्रियजन को हर परिवार में, परिवार के सगे संबंधियों में विगत 2 साल के इस वैश्विक महामारी के कालखंड में जो कहर हुआ है, कहर ढाया कोरोना के द्वारा, ये हम सब लोग उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भुक्तभोगी रहे हैं। और इसलिए ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना, हमें वायु शुद्ध मिले, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि तपस्वी जंगल में वहां जाके तपस्या करते थे, जंगल में तपस्या करते हैं। कितना कठिन परिश्रम जो पैदल चल करके कंटकाकीर्ण मार्ग से गुजरते हुए हजारों किलोमीटर पैदल चलना, ये सचमुच में ईश्वर की असीम कृपा है। ऐसे श्रद्धालु पुरुष, ऐसे हमारे भगवान और ऐसे गुरुवर के कारण ही आज दुनिया के अंदर भारत का नाम सर्वश्रेष्ठ पंक्ति में आ रहा है। ये सब प्रभु की कृपा है। हम सब जब कहते हैं कि पंच तत्व की रक्षा करना, ये पंच तत्व क्या है ये आप सब जानते हैं कि बिना उसके हम एक क्षण भी, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, क्या हालात हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश और दुनिया और तमाम लोगों से अपील करके घर घर हमने उस कालखंड में उनके नेतृत्व में ऑक्सीजन तक पहुंचाने का काम किया है। और अब हमारे जिम्मे स्वास्थ्य मंत्रालय तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ, पहले मनुष्य का स्वास्थ्य देखता था, अब प्रकृति के स्वास्थ्य देखने की जिम्मेवारी मुझे मिली है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का भी दायित्व तो हमारे कंधे पर है, और साथ साथ जो आपने खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का, तो हमारे यहाँ कहा गया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता ही आत्म की शुद्धि होती है। और वह भी देहाती भाषा में लोग कहते हैं जैसा खाना जस अन्न वैस मन, वैसा ही मन होगा। जो हिंसक खाने वाले होंगे उनके मन के अंदर हिंसक प्रवृत्ति भी ज्यादा जगेगी। जो अहिंसक होंगे, कल हम लोगों ने महावीर जयंती मनाया है, पूरी दुनिया में अहिंसा परो धर्म, अहिंसा ही हमारे लिए परम धर्म है। और मुझे लगता है आज पूरे वैश्विक जहां भी दुनिया भर में अशांति है, आज रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये मामला चला है, ये सबसे बड़ा कारण, इस अशांति का मूल जड़ अगर कहीं है तो वो नॉन वेज है। जहां हिंसक प्रवृत्ति जगती है, ऐसे आहार से हिंसक प्रवृत्ति भी जगती है।
और इसलिए अहिंसक अगर हम होते हैं, हमारा अगर आहार शुद्ध होगा तो हमारा विचार भी शुद्ध होगा और आत्मा भी शुद्धि की ओर बढ़ेगा, हमें आत्म प्रसन्नता भी होगी। तो एक आग्रह तो इस रूप में हम सब लोग एक दूसरे से करते रहे। और कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर बड़ा ही मूल्यवान है। हालांकि आत्मा, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, लेकिन जब तक भगवान ने यह शरीर दिया है, काया दिया है, इस शरीर के माध्यम से ही हमें सब कर्म, अच्छे कर्म करने हैं, सुकर्म करने हैं, और कहीं बाहर आपको उसका फल नहीं, इस जीवन में भी अधिकांश फल आपको मिल जाता है, अच्छे कर्म करने का भी, और जो बुरे कर्म होते हैं उसका भी बुरा फल मिलता है। देर से मिले लेकिन मिलता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। इसलिए प्रभु की बड़ी कृपा है कि हमें करोड़ों जीव जंतु और हर प्रकार का, और उसमें हम मानव जीवन हमें मिला है। मानव जीवन सबसे बुद्धिजीवी जीवन, इसलिए मानव जीवन का सदुपयोग हो। हमें अपने, जैसा गुरुजी ने, महाराज ने बताया किस प्रकार से खाना, क्या खाना चाहिए, अभी सही कहा इन्होंने। अभी हमारे मंत्रालय में उस विषय पर भी हम लोग मंथन कर रहे हैं, गुरुवर, काफी मंथन चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार हम मंत्रीगण से 6-6 घंटे, 7-7 घंटे लगातार कई चीजों पर, प्राकृतिक खेती से लेकर के और रसायन को हम कैसे परित्याग करें धीरे धीरे, इस पर मंथन, विचार मंथन हर महीने में लगभग 1-2 बार हो रही है। 5 घंटे 7 घंटे तक प्रधानमंत्री जी स्वयं पीछे बैठ करके सुनते हैं और लोग उसके ऊपर बोलते भी हैं। ये एक बड़ी बात है, अद्भुत बात है। मैंने अनेक हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी का काम करने का जो ढंग है, अटल जी की प्रेरणा से, महापुरुषों की प्रेरणा से, अद्भुत विलक्षण शक्ति भगवान का और साधु संतों, ऋषि मुनियों का जो आशीर्वाद है, उसके कारण हम सब लोग एक टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे बाजरा, ठीक कहा कि अब लोग जिस बाजरे को घृणित दृष्टि, अरे ये गरीब का भोजन है, लेकिन अब तो अमीर लोग भी सुबह के नाश्ते हो, भोजन हो, उसमें पसंद करने लगे हैं। और उसके लिए लोग, माफ करिएगा, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग जो है उसी बाजरे को खेत से लेते हैं, 2 रुपये का, उसको 200 रुपये में देश में भी बेचते हैं और विदेशों में उसको 500 और 1000 रुपये में बेचते हैं। हमारे गांव की खेती से जाता है यहाँ से। FSSAI आपके नाम सुना होगा, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में था तो उस समय हमारे अंदर में भी था। आज भी जब मैं खाद्य आपूर्ति में आया तो हमारा उसके द्वारा भी सहयोग होता है, कौन सा भोजन कैसे जाना, किस पर, उस पर बिना उसके मुहर का जा नहीं सकता। तो हम लोगों ने इस पर विशेष गंभीरता से बात किया है गुरुवर, और आप सबके आशीर्वाद से सरकार पूरी तरह से आने वाले दिनों में हम प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए, जहां जैविक खेती पर काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर भी बड़े शोध हुए हैं और सरकार उस पर किसानों को अत्यधिक सहयोग करने के लिए वचनबद्ध भी है उसमें, ताकि हमारे लोग जो हैं, भारतवर्ष का जो 140 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी अब देश में है, इतनी बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे अनूठी योजना हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले 2 वर्षों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज, और अब केवल फूड की सिक्योरिटी ही नहीं, अब हम न्यूट्रिशन की भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। केवल फूड की सिक्योरिटी नहीं, न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी, यानी कि आहार जो हम भोजन करेंगे उसमें विटामिन कैसे मिला युक्त हो। और आपकी जानकारी के लिए ऐसे ऐसे खाद्य वस्तु जो हैं उन पर हमारा शोध चल रहा है
हम उसको जोड़ने वाले हैं। जो जन वितरण प्रणाली के दुकानों में आज चावल और गेहूं मिलता है, कल हो सकता है कि आगे के दिनों में हम बाजरा भी आपको खाद्य आपूर्ति के दुकान से बड़ों गरीबों के लिए सस्ते में तो होगा ही, मुफ्त भी हो सकता है, और अमीर वर्ग के लोग तो उसको थोड़ा महंगे दाम में भी खरीद लेंगे तो चलेगा। लेकिन सबके लिए एक समानुपात दाम कैसे हो सकता है, उसका भी हम लोग निर्धारण करने जा रहे हैं। तो जहाँ चावल की बात है, अब मैंने कहा न्यूट्रिशन फूड, प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन लाल किला से 2021 को 15 अगस्त को उन्होंने भाषण में कहा था, उन्होंने कहा था कि हम दुनिया भर के लोगों को 2024 तक फोर्टिफाइड राइस यानी विटामिन युक्त चावल, जिसको ऐसा हम कह सकते हैं कि वो चावल जिसमें हर प्रकार के विटामिन उसमें रहते हैं। अब उसके लिए एक बड़ा प्रयोगशाला हमने खोला है, अभी मैंने हाल में उसका उद्घाटन शुभारंभ भी किया। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्रयोगशाला जिसमें वो फोर्टिफाइड राइस बनते हैं। 1% हम वो राइस बनाते हैं और 99% जो हमारा चावल है उसको ब्लेंडिंग करते हैं, मिलाते हैं। तो उससे जो हमारी माता बहन, जो गर्भवती माता बहन है और जो बच्चे आज हमारे ऐसे लगभग जो गरीब बच्चे जो आहार के बिना, न्यूट्रिशन के बिना कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, कुपोषित, उनके लिए हमने ये योजना बनाई है। और अभी पूरे भारतवर्ष में हमारे ICDC, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में जो मिड डे मील है उसमें हमने फोर्टिफाइड राइस यानी विटामिन युक्त चावल परोसना शुरू कर दिया। और आने वाले जो 2024 की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने मंत्रालय से तय करके 2023 तक जन वितरण प्रणाली में सामान्य लोगों को भी फोर्टिफाइड राइस यानी फूड की सिक्योरिटी के साथ साथ फूड को हमने फूड का न्यूट्रिशन फूड कैसे मिले इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। और 2024 तक आम मार्केट में भी ये फोर्टिफाइड राइस सर्वसुलभ कैसे सस्ते कीमत में मिले इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो मुझे आज के इस अवसर पर आप सब लोगों ने जो यहाँ सम्मान दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे आशीर्वाद दिलाने में जो आपका सहयोग रहा, मुझे खबर मिली, मैं आने ही वाला था आपसे 1-2 दिन के अंदर ही, लेकिन आज मेरा सौभाग्य हुआ कि आज मैं आया और विमल जी से बातचीत हुई और बहुत लंबे समय के बाद गुरुवर का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रत्यक्ष यो तो परोक्ष आशीर्वाद आप लोगों का, संतों का, आप सारे भी लोगों का आशीर्वाद बराबर मिलता ही रहा है। तो मैं आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए और गुरुवर से आशीर्वाद स्वरूप कुछ सुनना चाहूँगा, कुछ आशीर्वाद लेना चाहूँगा, कुछ मार्गदर्शन चाहूँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी हैं, स्वस्थ रहें, मंगलमय हो और एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहें। मानव सेवा, मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, वही हमारे लिए साक्षात ईश्वरीय सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आप सब चौबे जी को सुन रहे थे। ये चौबे जी नहीं बोल रहे थे, ये इनके संस्कार बोल रहे थे। मैंने इनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करते हुए समाज को स्वस्थ बनाने की दिशा में उन्होंने जिन उपक्रमों की चर्चा की है वो बहुत बहुत सराहनीय है। आज ज़रूरत है स्वस्थ समाज की संरचना की, और ये समाज का स्वास्थ्य केवल शरीर से नहीं
विचारों से भी होना चाहिए। चौबे जी आज से नहीं, जब बिहार के मंत्री थे तब से जुड़े हुए। 2008 से जब तक मैं इस तरफ रहा, इनका समय समय पर संपर्क बना रहा। पिछले दिनों ये स्वास्थ्य मंत्री थे, अब इन्हें खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का दायित्व प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अच्छा कार्य है। पहले आप बीमार को स्वस्थ करते थे, अब आपके पास वो व्यवस्था मिल गई कि कोई बीमार ही ना पड़े। अगर व्यक्ति का खाद्य खान पान ठीक हो जाए तो बीमारी खत्म। इसलिए अगर उधर से इधर भेजा गया है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने आपकी कार्य क्षमता को जान करके ही भेजा है। ऐसे चौबे जी से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। 2013 में जब ये केदारनाथ के प्रलय में फंसे थे, मैं उन दिनों कोलकाता में थे, इनका संदेश मेरे पास आया था। इन्होंने उस महान त्रासदी को निकट से झेला है और मुझे लगता है कि नियति को आपसे कुछ अच्छे काम कराने थे, इसीलिए यहाँ पर आपको रोका गया। राजनीति में बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए राजनीति उनका पेशा है, तो कुछ लोगों की राजनीति उनकी सेवा है। मैं मान करके चलता हूँ अश्विनी जी इसे अपनी सेवा के रूप में स्वीकार करके चल रहे हैं, पैसा के लिए नहीं। और जो इस सेवा के भाव से काम करते हैं वो तय मान करके चलना, परमार्थ में अपना स्थान सुरक्षित कर लेते हैं। आप पर भगवान की कृपा बरसी है जो आज आप भौतिक रूप से यहाँ हैं। और मैं तो यही भावना भाता हूँ कि अपने अंदर की ऊर्जा को इसी तरह बलवान बनाते हुए देश की, समाज की जितनी सेवा की जा सके करते रहें। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे के विज्ञापन पर बैन करा दिया। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। प्राकृतिक खेती कर बल देने का जो सरकार का विचार है बहुत बहुत सामयिक है और तत्परता से लागू करने योग्य है। क्योंकि आज कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का मूल कारण ये रसायन और पेस्टिसाइड युक्त खाद्य है। महामारी की तरह कैंसर है, चाहे जिस उम्र के लोगों को कैंसर। चौबे जी, मेरे को ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जिसमें हमसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के बारे में संदेश ना आता हो कि आज अमुक को कैंसर हो गया। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कैंसर कितनी तेजी से अपना पांव पसार रहा है। हमने अन्न को दूषित किया, यूरिया, रसायन और पेस्टिसाइड आदि के अंधाधुंध प्रयोग करके धरती को दूषित कर दिया। हमारे अंदर का भूजल भी दूषित हो गया, वायु को भी दूषित कर दिया, वायुमंडल को भी दूषित कर दिया। सबको दूषित करके हम अपने आप को पोषित कैसे करेंगे? ये कुपरिणाम है। इसलिए हमें अपनी परंपरागत बातों को महत्व देना होगा। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रधानमंत्री जी खुद रुचि लेकर के घंटों इस पर समय दे रहे हैं और उनका पूरा मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अमला इसे अंजाम देने के काम में जुटा है।
ये बहुत बहुत अच्छी पहल है। हम तो चाहेंगे और मुझे उम्मीद है, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे सरकार से तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि अगर इसी तत्परता से काम चले तो ताइवान की तरह भारत की खेती भी रसायन मुक्त खेती हो जाए, हो सकती है। उसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है और वह अगर इस तरीके से होता है तो बहुत अच्छा परिणाम निकल सकता है। हमें एक और अच्छी बात लगी कि आपने फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात की, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि चौबे जी की रहते न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के नाम पर मांसाहार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। हम वैकल्पिक आहार की व्यवस्था करें और मुझे उस दिन बड़ा संतोष होगा जब मिड डे मील से जो मांस और अंडा का प्रयोग किया जाता है, प्रदान किया जाता है, उसे भी बंद कर दिया जाए। मुझे उम्मीद है अश्विनी जी के जगह कोई और होते तो फिर भी मैं सोच सकता था कि कहीं टाल मटोल हो सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है इनके द्वारा कोई टाल मटोल होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड है जो एक बार ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। इनके अंदर संस्कार भागलपुर के हैं, ये तो चंपापुर के हैं और मुझसे सबसे पहले 2007 में वहीं मिले थे, समझ गए। ये नहीं आए थे, मैं इनके गांव में गया था, वहाँ एक पंचकल्य अलग था, बाशपूज्य। तब पहली बार जब ये मुझसे मिले तो मुझे लगा, इनसे मिलने के बाद पहले संपर्क से मुझे लगा ये कोई एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये राष्ट्र कर्म में निरत एक समाज का सेवक है। और ये उन्होंने तब से निरंतर प्रगति की। कहाँ भागलपुर से उठाकर कहाँ बक्सर है, कहाँ अभी बक्सर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जहाँ गए वहाँ इन्होंने अपने आप को साबित किया है। चौबे साहब, इस पर भी आप ध्यान दें और मिड डे मील से पूरी तरह से मांस भक्षण को, अंडे को बंद कराएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बंद हो जाए, समाज स्वस्थ होगी। ये प्रयोग सिद्ध है कि इस तरह के वस्तुओं के सेवन से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। अंडा खाने से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। हम क्यों पोषण के नाम पर ऐसी जहरीली वस्तुएं लोगों को दें, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला विद्वानों को, हाँ, डॉक्टर ब्राउन को, जिन्होंने बताया कि अंडे से हार्ट अटैक होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और साल्मोनेला नाम का जो एक तत्व है, विषाणु, वो और हमारे लिए घातक है। तो ये वैज्ञानिक रूप से सत्य, और हमारे अन्न में वो ताकत है। हम ऐसा संतुलित आहार कराएं, आहार विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। हम जब मांसाहार और शाकाहार की बात करते हैं तो हमारे देश के कतिपय सेकुलरवादी लोग तथाकथित इसको धर्मों से जोड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ छोड़ दो, अब शाकाहार और मांसाहार की बात करना बंद करो, आहार विज्ञान की बात करो। और आहार विज्ञान की जब बात करेंगे तो हर व्यक्ति के शरीर के लिए जो संतुलित आहार है, लोग उसके ही पक्षधर बनेंगे। तो हमें उसकी तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कार्य शासन के स्तर पर होता है, सरकार के स्तर पर होता है, तो निश्चित उसका देश पर, देश की जनता पर, समाज पर बहुत सकारात्मक परिणाम निकलेगा। ये प्रयत्न सतत चलते रहना चाहिए और ये हम आगे बढ़ाएं। मैं ऐसे सरकार से उम्मीद करता हूँ, अपनी ओर से भावनाएं भाता हूँ, और ऐसा काम करने वाले कोई भी हो, सबको संतों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। और ये सरकार तो समय समय पर संतों से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते ही रहती है। वस्तुतः ये बात बिल्कुल सच है कि संतों के संबल से ही देश आगे बढ़ता है।
जवाहरलाल नेहरू और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों साथ साथ जा रहे थे। अचानक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाने लगा, लड़खड़ा गया, वो गिरने को थे। निराला जी ने उन्हें पकड़ लिया, थाम लिया। नेहरू जी ने कहा, अच्छा हुआ आपने मुझे थाम लिया, अच्छा हुआ आपने मुझे थाम लिया, नहीं तो मैं गिर जाता। निराला जी ने कहा, जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाई है, संतों ने ही उसे थामा है, संत और साहित्यकारों ने ही थामा है। ये हमारे देश की परंपरा है, परिपाटी है। इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जो केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का दायित्व आपको मिला है, मैं एक बात और कहूँगा, अभी भी हमारे यहाँ विज्ञापनों में बहुत हेरा फेरी हो रही है। चूँकि उपभोक्ता मामला है, मेरी समझ में ये भी आपके विभाग से ही संबद्ध है, तो इसको देखकर इस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि लोग भ्रमित न हों और हमारे मूलभूत तत्वों का प्रचार प्रसार हो। क्योंकि कतिपय कंपनियां, खासकर जो पोल्ट्री उद्योग से जुड़ी हुई कंपनी, वे इनका दूसरे तरीके से प्रयोग कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, जिससे लोग भ्रमित होते हैं। तो इन भाषाओं पर भी ध्यान दें। और एक शब्द और, मछली की खेती, फिश फार्मिंग, एग फार्मिंग, इन शब्दों पर भी अगर थोड़ा परिवर्तन हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारे देश को संभलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब भी आपकी चर्चा हो अपने मंत्रिमंडल में या इससे जुड़े हुए अधिकारियों के मध्य, एक बार इस पर विचार किया जाए। तो विदेशी शब्द है, इसे फार्मिंग शब्द क्यों दिया गया? क्या इनकी खेती की जाती है? यही भ्रामक है और ये एक प्रकार की चालबाजी का परिणाम है, जिससे हमारी जनता प्रभावित हो रही है। वो दूर हो और आगे बढ़े। पंच कल्याणक के मंडप में आज आप उपस्थित हुए हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप अपने शेष जीवन में इसी तरह देश और समाज की सेवा करते हुए संस्कृति की रक्षा करते रहें और अपने जीवन को सार्थक बना सके। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो और आपकी बाहरी भीतरी उन्नति सतत बनी रहे, इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।